संविधान को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करो। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रंथ नहीं है। वो थोड़ा देखो, खोलो, पढ़ो। वो जो बहुत शॉर्ट लाइन लिखी हुई है उसका क्या अर्थ है, वो हमारे लिए किस तरह से लिखा, वो उस तरीके से उसको जानो, उसको समझो। तो आप बोले बाबा साहब ने ये शब्द ऐसे ही, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, उनको संविधान पर बड़ा गर्व होता है। गर्व होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, संविधान पढ़ा? अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी, क्या आदमी है, संविधान पढ़ा? अरे ये क्या? वो मेरे तरफ सवाल की नजर से देखने लगा, सवाल नहीं पूछा, मगर उसका चेहरा बोल रहा था, अरे ये क्या सवाल? मैंने कहा ठीक है, थोड़ा कठिन सवाल है, छोटा कर देता। देखा देखा, ये ज्यादा कठिन नहीं है। फिर भी उसके सामने सवाल खड़ा, देखा भी नहीं, कहा कैसे जाए, देखा। फिर मैंने कहा और छोटा कर देता, आसान कर देता हो तेरे को। दूर से देखा, किलोमीटर से, दूर से। किसी ने कहा तुमको ये संविधान है और तुम किलोमीटर तक खड़ा था, ऐसा? तो फिर उसने ये भी नहीं किया। क्रम लेने का हमारा क्या मकसद है, इसे जानना और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, देश में संविधान के द्वारा पहले हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया और बाद में ये वोट का अधिकार 18 साल के आधार पर बहाल किया गया। तो इस तरह से वोट का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा भारतीय प्रजा को शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार मिला। अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर अब 2024 चल रहा है, तो राउंड अबाउट 75 साल का समय होने को आ रहा है। अभी भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार है और शासक बनने का अधिकार है। तो आज तक हमारे लोग केवल, खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ऐसा मानते हैं कि शासक बनना उनका काम नहीं है। शासक बनना उनका काम नहीं है, ये दूसरे लोगों का काम है। ये एक सोच है बनी हुई। इस देश में 2-3 हजार साल से जो प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, वो केवल मात्र शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए हुए लोग नहीं है, दिमागी रूप से प्रताड़ित किए हुए लोग हैं। और जो दिमागी रूप से प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो हजारों सालों से हम पर राज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को राज करने का अधिकार है, दूसरे लोगों को राज करने का अधिकार नहीं है। और खास तौर पर जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हमें तो बिल्कुल राज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी मानसिकता हजारों साल से प्रताड़ित जो लोग इस देश में है, उन लोगों की अभी भी ऐसी मानसिकता है। इसलिए वोट के अधिकार का उपयोग वो शासक चुनने के लिए करते हैं, शासक बनने के लिए नहीं करते। बहुत सारे लोगों को यह भी समझ में नहीं आता होगा कि शासक चुनने का और शासक बनने का क्या फर्क है। आमतौर पर शासक चुनने का काम जब किया जाता है तो वो दूसरों को चुना जाता है, मगर वोट के अधिकार में जब शासक बनने का अधिकार है तो शासक बनने का अधिकार शासक चुनने के अधिकार से बड़ा अधिकार है। शासक चुनने के अधिकार से शासक बनने का अधिकार बड़ा अधिकार। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है।
ये काम भी फुले शाह अम्बेडकरी आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग सारे देश भर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को ये बात भी हम लोग अभी तक समझाने में कामयाब नहीं है। अगर ऐसा समझाने में हम कामयाब हो गए होते तो ये परिस्थिति नहीं रहती। कौन सी परिस्थिति? कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं देखते। कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने की। इसका मतलब है कांग्रेस ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित संगठन है। उन्होंने ये संगठन क्यों स्थापित किया? तो उनको एहसास हुआ था कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, तो हमें ये गुलामी खत्म करनी है। तो अंग्रेजों से आजादी हासिल करने का लक्ष्य, उद्देश्य लेकर ब्राह्मणों ने संगठन बनाया। कांग्रेस सारे देश के तमाम बहुसंख्याक लोगों का और उसके आजादी का आंदोलन चलाने के लिए यह संगठन चलाया गया, शुरू किया गया। अगर इसका डॉक्यूमेंट्री अध्ययन करो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाएंगे कि ऐसा नहीं किया गया। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कांग्रेस के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये सभी लोगों की आजादी के लिए आंदोलन नहीं शुरू किया गया। और सभी लोगों के लिए अगर ये आजादी का आंदोलन शुरू किया गया होता तो ज्योतिराव फुले इस आंदोलन में शामिल होते। ज्योतिराव फुले को रानडे के द्वारा यह कहा गया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, मगर ज्योतिराव फुले ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने जो स्थापना किया था उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय सभा, नेशनल कांग्रेस। उस समय राष्ट्रीय सभा ऐसा शब्द प्रयोग था प्रचार में, राष्ट्रीय सभा, नेशनल कांग्रेस। तो ज्योतिराव फुले को उसमें शामिल होने के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय ज्योतिराव फुले ही हमारे तमाम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, रिकॉर्ड में है, अरे ही कसली राष्ट्रीय सभा, ही तर ब्राह्मण महासभा, ये रिकॉर्ड में देखो। इसका अर्थ सा, इसका अर्थ यह है कि उस समय के हमारे जो नेता थे वो इसके बारे में सतर्क थे। इसके बारे में वो सतर्क थे और दूसरों को सतर्क करने का भी काम कर रहे थे। कांग्रेस ये संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था, ये बात सही नहीं थी। और जब अंग्रेज चले गए तो ट्रांसफर ऑफ पावर, एक ब्राह्मण को ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले गए। एक तो जो आजादी की बात कही जाती है तो 15 अगस्त 47 को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। अगर हम ट्रांसफर ऑफ पावर का सिद्धांत समझने की कोशिश करें तो अंग्रेज थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पावर ट्रांसफर कर दिया, अंग्रेज चले गए, ब्राह्मण भारत के हुक्मरान हो गए। ये बहुत क्लियर दिखाई देता है, बहुत क्लियर समझ में आता है। जो हम लोगों को जो आजादी का अधिकार है, वो आजादी से हमें आजादी नहीं मिली। ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी था कि हम जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो आजादी से आजाद हो गए। ज्योतिराव फुले जानते थे, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, और इसी वजह से इस आजादी को वो सारे लोगों की आजादी नहीं मानते थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये डिक्लेयर किया गया। तो इसका मतलब यह है कि संविधान ने हम लोगों को एम्पावर किया, संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, उसमें आजादी का भी एक अधिकार है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और जय 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 कहते रहते हैं, बहुत जोर से कहते रहते हैं। पहले तो लोग जय भी बोलते थे, उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई। अरे ये कोई बात है, लंबी लाईन लगा जेवढं जोर थांबले त्याचा प्राणवायू संपणार नाही, खबरदारी घेऊन तेवढंपर्यंत बोलतो। करायचं म्हटलं तर करणार नाही, तेवढं प्राण निघेपर्यंत करणार नाही। तेव्हा मैं आप लोगों को ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में हम लोगों को आजादी का भी अधिकार मिला।
अगर आप संविधान पढ़ लो, संविधान, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, तो मैंने कई लोगों को पूछा, उनको संविधान पर बड़ा गर्व होता है, गर्व होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, संविधान पढ़ा? अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी, क्या आदमी है, संविधान पढ़ा? अरे ये क्या? वो मेरे तरफ सवाल की नजर से देखने लगा, सवाल नहीं पूछा, मगर उसका चेहरा बोल रहा था, अरे ये क्या सवाल? मैंने कहा ठीक है, थोड़ा कठिन सवाल है, छोटा कर देता। देखा देखा, ये ज्यादा कठिन नहीं है। फिर भी उसके सामने सवाल खड़ा, देखा भी नहीं, कहा कैसे जाए, देखा। फिर मैंने कहा और छोटा कर देता, आसान कर देता हूं तेरे को। दूर से देखा, किलोमीटर से, दूर से किसी ने कहा तुमको ये संविधान है और तुम किलोमीटर तक खड़ा था, ऐसा? तो फिर उसने ये भी नहीं किया। लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों में एक बड़ा अधिकार आजादी का भी अधिकार है। जैसे एक आजादी का अधिकार यह है कि शूद्रों को बोलने की भी आजादी नहीं थी। अगर मनुस्मृति पढ़ो तो उसमें बोलने की आजादी के बारे में बाबा साहब ने लिखा। जिनको थोड़ा बहुत संविधान समझ में आता है, मैं तो वकील नहीं हूं, वकीलों को ज्यादा आता है, मगर मैं वकालत करने के लिए संविधान नहीं पढ़ा। वकालत करने वाले लोगों को बहुत सारी बातें आती है, मगर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह दस्तावेज है हमारे लोगों के हक अधिकार का, संघर्ष का, आंदोलन का। ये अधिकार में अगर आप लोग संविधान और संविधान की भाषा, उसके लैंग्वेज को पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये तो कांग्रेस की लैंग्वेज नहीं है। अगर ये संविधान की लैंग्वेज पढ़ो तो आपको पता चले तो कांग्रेस की लैंग्वेज नहीं है। कांग्रेस के जो रेजोल्यूशन है वो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि संविधान ने हमें ये सारे अधिकार दिए। आजादी का अधिकार भी संविधान का द्वारा दिया हुआ अधिकार है। तो आजादी से हम आजाद नहीं हुए, संविधान से हम आजाद हुए। ये बात हमको समझना। संविधान को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करो। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रंथ नहीं है? वो थोड़ा देखो, खोलो, पढ़ो। वो जो बहुत शॉर्ट लाइन लिखी हुई है, उसका क्या अर्थ है, वो हमारे लिए किस तरह से लिखा, वो उस तरीके से उसको जानो, उसको समझो। तो आप बोले बाबा साहब ने ये शब्द ऐसे ही क्यों? तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे लिए लिखा हुआ, हमारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। जो मनुस्मृति में बहुत तमाम बातें हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई थी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में है। तो इस तरीके से जानने की, इस तरीके से समझने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं संविधान ने हमें आजादी दी। संविधान ने, आप हैरान हो जाओगे, शायद बहुत सारे दुनिया के देशों में वो कॉन्सेप्ट संविधान में है या नहीं मालूम नहीं है। मैंने तमाम देशों के संविधान का अध्ययन नहीं किया, मगर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट नाम का जो कॉन्सेप्ट है, उसे बहुत केयरफुली पढ़ने की, जानने की, समझने की जरूरत है। राइट एंड फंडामेंटल राइट, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट डिनाय करने का, सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, या ए नाम का ब्राह्मण हो, बी नाम का ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी सरकार को जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो डिनाय करने का अधिकार नहीं। ये अधिकार अगर किसी सरकार ने, किसी अधिकारी ने डिनाय करने की कोशिश की, मैं आपको मेरा एग्जांपल आपको बताता हूं। कई जगह मुझे सरकार ने परमिशन नहीं दिया कार्यक्रम के लिए, मैंने फिर भी किया, नहीं दिया फिर भी किया, और पुलिस वाले आकर सिक्योरिटी कर रहे थे, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, साले किसी के पास दिया हुआ नहीं है। ये केवल अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, आर्टिकल 32 के तहत। किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास अगर आपका रिकॉर्ड किसी हिंसा को प्रोत्साहन देने का नहीं है, गैरकानूनी तरीके से लोगों को भड़काने का नहीं है, मैं तो इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। हमारे कुछ लोगों ने
ऐसा करने की कोशिश की, मैंने ही उनको संगठन से निकाल दिया। सरकार ने बाद में निकाला, मैंने ही उनको निकाल दिया कि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, क्योंकि ऐसा करने से ही इतना सारा कर सकते हो। इतने तमाम अधिकार हम लोगों को बाहर हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ये अधिकार हमें बाहर हुए हैं, मगर जैसी जरूरत मैं करता हूं या कर सकता हूं, हर नागरिक नहीं कर सकता। हर नागरिक के पास इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, ना हो सकती है। इसलिए हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इसे सही तरीके के संदर्भ में आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसलिए मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं कि हम लोगों को जो संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, और इस वोट के अधिकार में शासक बनने का अधिकार दिया है, यह बनने का अधिकार कैसे पूरा होगा? क्या कोई आदमी जो शासक बना हुआ है, राजा बना हुआ है और हजारों सालों से बना हुआ है, वो आए हमारे पास कांबळे साहेब 2-3 हजार वर्षापासून करून लोक थकलो आता तुम्ही राजा, ऐसा कोई भी दुनिया में बोलने वाला नहीं है, किसी को भी बोलने वाला नहीं है। कांबळे साहेब खूप थकलो, 2000 वर्षापासून हे राज्य मी चालवून राहिलो, आता तुम्ही चालवा। ऐसा कहीं पर भी हुआ नहीं है, कहीं पर भी होने वाला नहीं है। हम लोगों को यह बात हासिल करनी होगी, और ये हासिल करने के लिए इसको हम लोगों को जो कोशिश करना है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इसके लिए आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। मैं 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र रही होगी, अभी मेरी उम्र 67 साल की है। 18 साल कुछ महीने की उम्र का मतलब यह है कि कानून में 18 साल व्यक्ति जिसका उम्र होती है उसको भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिलता है, कानून ऐसा रूल है भारत में। अमेरिका यूरोप में शायद इससे कम उम्र के लोगों को मिलता होगा, मगर भारत में 18 साल के व्यक्ति को कानूनन आपको सरकारी जॉब मिल सकता है, 18 साल निर्धारित है। तो ये 18 साल समाप्त होने के बाद हम जब किसी जॉब में लगे और किसी जॉब में जब हम पहुंचे तो हम लोगों के पास ये अधिकार आया, साधन आया। हम लोगों के पास साधन तो होते नहीं है, हम लोगों के पास नौकरी आने के बाद साधन होते हैं, कुछ काम करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं, और उस साधन का उपयोग हम लोगों को करना होता है। कुछ लोग अपने निजी काम के लिए उन साधनों का उपयोग करते हैं, और हमने जो जॉब हमको मिला वो 100% रिसोर्सेस मैं एक संगठन बनाने के काम पर करता था। मेरे सैलरी में जो मुझे सैलरी मिलती थी वो 100% पैसा मैं केवल इसी काम पर खर्चा करता था। एक नया पैसा मैं मेरे परिवार के लोगों को नहीं देता था, इसी काम के लिए खर्चा करता था। और संगठन निर्माण किए बगैर बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। जितना बड़ा परिवर्तन हम चाहते हैं उतना बड़ा संगठन हमको बनाना होगा। 18 साल कुछ महीने के बाद से 67 रेडी चल रहा है। दिल्ली ही ये काम मैं कर रहा हूं, कल दिल्ली में था, आज नागपुर में हूं, कल पुणे में हूं, फिर उसके बाद बॉम्बे में हूं। तो ये दिल्ली है। मेरे 18 साल के उम्र में मैं डेली करता था, 67 साल की उम्र में भी कर रहा हूं। तो वैसे देखा जाए तो शारीरिक क्षमता के आधार पर आदमी इतना नहीं कर सकता है। ये आपके अंदर जब तक मानसिक क्षमता नहीं होगी तब तक ये काम आप नहीं कर सकते। ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका कोई लक्ष्य हो, आपका कोई मकसद हो, आपका कोई उद्देश्य हो। उस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप शारीरिक और मानसिक शक्ति का एकाग्र होकर उपयोग कर सकते हैं, और इससे लक्ष्य और उद्देश्य साध्य किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने कोशिश की, इसके लिए प्रयास किया। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि अभी हमारे 32 राज्यों में 625 जिलों में हमारा संगठन है। 625 ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 625 ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं, 625 जिले बहुत ज्यादा है। 625 आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, 625 जिले बहुत ज्यादा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 अगर स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 36 में 32 राज्य जो है सारे देश भर में हमने कवर किया। इतना सारा संगठन हमने फैला, इतने बड़े पैमाने पर फैला। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि मैंने फिजिकली 500 जिलों में जाकर मीटिंगें की। ये बात मैंने ग्रीनिच रिकॉर्ड के लिए नहीं कहा, तो मैंने लिखा भी नहीं। तो शायद कोई आदमी नहीं है फिजिकल मीटिंग करने वाला इतना, मैं जानता हूं, मगर मैंने नहीं लिखा।
क्योंकि इसके लिए मैंने काम ही नहीं किया, ये हमारा मकसद ही नहीं था। हमारा मकसद जो है उसके लिए ये संगठित शक्ति हमने निर्माण करने का प्रयास किया और इतना बड़ा काम हमने किया। साथियों, इतना बड़ा संगठन, और फिर उसके नीचे तहसीलों में, फिर उसके नीचे ब्लॉक में, उसके नीचे ग्राम पंचायत में, उसके नीचे गांव में, 2030 तक 6 लाख गांवों तक फैल जाएगा। आप बोलेंगे फैल जाएगा तो कैसे फैलेगा? अरे हमारे पास कौन सा काम धंधा है? हमारे पास कोई काम धंधा है क्या? हमारे पास एक ही धंधा है, डेली उठने के बाद एक ही धंधा है। और पहले मैं अकेला ही इसी धंधे पर काम करता था। अभी बहुत सारे पागल लोग, फिर कुछ लोगों ने मेरे पास आया और कहने लगा, मिश्रा जी आपके लोग पागलों की तरह काम करते हैं। ऐसा कुछ लोग मेरे पास आकर कह, आपके लोग जो है ना पागलों की तरह काम करते हैं। मैंने कहा कपड़े वपड़े फाड़ते हैं कि नहीं? कपड़े तो बढ़िया है, सूट टाई बस सब कुछ करते हैं और उसके बाद पागलों की तरह करते, तो इसलिए साला पागल तो लगते नहीं है, मगर पागलों की तरह करते हैं। तो जिंदगी का कोई मकसद होता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए जब आदमी काम करता है तो ही ऐसा काम हो सकता है। ये बात समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतना बड़ी ताकत जो है सारे देश भर में हम लोगों ने निर्माण की है। तो ये संगठित शक्ति हम लोगों ने किस काम के लिए निर्माण की है? ये संगठित शक्ति, जैसा पहले हमने कहा कि ये जो वोट का अधिकार है शासक चुनने का, शासक बनने का, तो चुनने के लिए तो हमारे लोग काम करते रहे। चुनने के लिए हमने इस संगठित शक्ति का निर्माण नहीं किया है। हमें शासक बनना है तो संगठित शक्ति चाहिए, क्योंकि कामले को कोई भी आदमी आकर ये कहने वाला नहीं है, कामले साहब मी फार थकलोय हो, जरा तुम्ही सांभाळा जरा देशाचं राज्य, ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं है। इसलिए ये कैसे होगा? तो ये संगठित शक्ति के बल पर होगा। ऐसा किया जा सकता है और संगठित शक्ति के बल पर हो सकता है। बहुसंख्य अभी भी ऐसे लोग हमारे हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये हो शकत ना। कांशीराम जी ने नागपुर के भाषण में ऐसा एक शब्द प्रयोग किया है। वो हिंदी भाषी बोलते थे, पंजाबी उनकी मातृभाषा है, हो शकत नाही हे त्यांच्या भाषणामध्ये कि महाराष्ट्र में मैंने ये सीखा, हो शकत नाही। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से हमने बात की, उन्होंने मुझे कहा तुम ही मनता हे हो शकत नाही। तो मैंने आरपीआई के लोगों को अपना मार्गदर्शन स्वीकार किया, करूंगा जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना। तो जो परिवर्तन करने का काम है, वो बड़े परिवर्तन का काम संगठित शक्ति के बल पर होता है। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा संगठित शक्ति निर्माण करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाया। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय संगठित शक्ति निर्माण करने पर लगाया, और उस संगठित शक्ति को अभी हमने एक्शन में उतारा। अभी नया दौर शुरू हो गया। संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहे थे, अभी पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने का काम छोड़कर अभी हमने मासेस को संगठित करने का काम शुरू किया। अभी हमारी रणनीति में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया। अब हम पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने का काम नहीं करेंगे, जितना कर दिया बहुत हो गया है। अभी जो मैं करूंगा वही पढ़े लिखे लोगों को, सारे देश के लोगों को करना है। वही मैं मैसेज आप देना चाहता हूं। अभी गांव में जाओ, चलो गांव की ओर, जहां बहुसंख्य जनता, हमारे लोगों की बहुसंख्य जनता गांव में है, और उन लोगों को इस काम के लिए तैयार करना है। इस काम को तैयार करने के लिए हमें गांव लेवल का संगठन निर्माण करना जरूरी है। ऐसा मैं पहले सोचता था, अभी उससे आगे सोचना शुरू कर दिया। अभी संगठन को गांव लेवल का नहीं, बूथ लेवल का संगठन बनाना है। 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ है। अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ है। हर बूथ में हमारा संगठन होना चाहिए। इतना संगठन होना चाहिए सारे देश में। यदि हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं, तो ये संगठन अगर हम बनाते हैं, हम ही डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं। हम डिसाइड करें कि कौन इस देश का हुक्मरान होगा, ये दूसरे नहीं, हम डिसाइड करें। यही वोट के अधिकार में पावर शामिल है। वोट हमारे, लोग हमारे हैं, वोट हमारे हैं, उसका उपयोग और प्रयोग करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। वो शक्ति संगठन शक्ति में सन्निहित है, उसमें शामिल है। संगठन शक्ति के आधार पर यह काम हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें गांव का संगठन, गांव के नीचे बूथ का संगठन, और बूथ के नीचे भी और नीचे एक और संगठन हम बना सकते हैं। वो ये है सोशल नेटवर्किंग। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। जब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर 2-4 जाति होती है महाराष्ट्र की, 2-4। मगर जब शेड्यूल कास्ट,
मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, जब इस तरह के समूह संगठन बनाओ तो सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी संगठित क्षेत्र में लाया जा सकता है। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी, गांवों में रहने वाले आदिवासी, संगठन बनाओ तो देखो होगा। फिर उसके बाद नॉमेडिक ट्राइब, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो बता नॉमेडिक ट्राइब। फिर उसके बाद एमबीसी, फिर उसके बाद ओबीसी, और फिर उससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। 14 सामाजिक समूह है। एक बूथ का संगठन, एक बूथ के संगठन में 14 सामाजिक समूह है। अगर आप ऐसा करते हैं, हम ही डिसाइड कर सकते हैं, घर में बैठकर संगठन बनाने, संचालन करने वाले लोग डिसाइड कर सकते हैं ये देश का राजा कौन है। ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हम कर सकते हैं और ये काम भारत के संविधान के दायरे में रहकर कर सकते हैं। कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली उठाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंसा का बिल्कुल दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कानून और संविधान के दायरे में रहकर इस साल का सारा काम किया जा सकता है। केवल 5 साधन आपको इन्वेस्ट करने हैं। बुद्धि पहले नंबर का साधन है, बुद्धि। ज्यादा लोग मानते हैं कि पैसा पहले नंबर का साधन, गलत बात। पैसा पहले नंबर का साधन नहीं है, पहले नंबर का साधन बुद्धि है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये हमारे पास ये सारे हमारे पास है। हमें टाटा, बिरला, अंबानी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ये सारे साधन, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह कहा, उन्होंने ऐसा लिख रखा, बुद्धीचा तुटवडा वाटत असेल तर त्याची भरपाई आम्ही करू शकतो। तेव्हा आता बाबासाहेब असं म्हणतात, बाबासाहेब नाही, बामसे बुद्धीचा तुटवडा भरून काढू शकते। तेव्हा आता आपल्याला हमें इस काम को करने की केवल जरूरत है। मैं जो आज जो मैसेज देना चाहता हूं, ये करने से होगा। जो मैं कह रहा हूं ये करने से होगा, और इसके लिए हमें चलो गांव की ओर, गांव की तरफ जाना जरूरी है। और गांव में जाकर आप 1-2 मीटिंग ले लो, वो लोग बोलेंगे, अरे कांबळे साहेब उशिरा आला, तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर आहे, पण उशिरा आला, लवकर यायला पाहिजे। तो लोग वेट कर रहे हैं। आपको कोई बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़े सवाल उठाने वाले नहीं है, और किसी ने सवाल उठाया तो केवल एक बात बोल देना, वामन मिश्रण ने भेजा। बस बस बस, अरे चहा बनवा रे, बसवतील, चहाही पाजतील, चहा पाजायच्या अगोदर पाणी पण पाजतील। पाणी म्हणजे तुमचं पाणी पाजायला सांगितलं, वामन मिश्रांनी अडचणीत आणणारी गोष्ट वाटेल बनायला नाही। तेव्हा आपल्याला हे काम जर आपण प्रामाणिकपणे करण्याचं सुरू केलं, मी आयुष्यभर हेच केलं, माझ्या जवळ आयुष्यभरात एवढं केलं तर काय, माझं काय क्रेडिबिलिटी, माझं काय, माझं काहीच नाही, माझ्याजवळ काय नाही, 10 बाय 10 ची झोपडी पण नाही। वामन मेश्रामच्या नावानं भारतामध्ये कुठल्याच नगरपालिकेमध्ये 10 बाय 10 ची झोपडी रजिस्टर आहे। कोणी दाखवून दिलं तर त्याला 1 कोटी रुपयाचं इनाम। तेव्हा क्रेडिबिलिटी आहे, माझ्याजवळ काय झोपडी नाही, क्रेडिबिलिटी आहे। त्यामुळे मी अनेक लोकांना झोपड्या देऊ शकतो, माझ्याजवळ नहीं। तो मैं आप लोगों को समाज के और मकसद को पूरा करने के लिए जन समर्थन की जरूरत होती है, और जन समर्थन क्रेडिबिलिटी पर निर्भर करता है, आपकी विश्वसनीयता उसके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए लोग बड़े पैमाने पर आपको साथ सहयोग और समर्थन देते हैं, यकीन हो जाता है उनको कि ये लोग समाज का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ना होगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग सफल हो सकते हैं। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।